सो हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और जो भी मैं आपको ये सारी चीज़ें बताता हूँ, आपको सारी चीज़ें समझ में आती होंगी। जो भी आपको मैंने पिछली वीडियो में टॉपिक्स बताए हैं, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, राइट। तो जो आज का टॉपिक है उसको भी देखेंगे, क्योंकि पिछला जो टॉपिक बताया था मैंने रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन के बारे में, ठीक है। उससे पहले मैंने स्टाफिंग के बारे में बताया था। आई होप आपको वो सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब ये जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ये है हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट, ठीक है। अब देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होता है कि अगर हम बात करें, ज़्यादा हम टाइम नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा जो है ये यूनिट है, ठीक है, थोड़ा सा ये लंबा है, इसलिए थोड़ा सा इसको हम जल्दी पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो जो मैंने रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन बताया था, ठीक है, वो अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया होगा तो एक बार जो नए हैं यहाँ पे इस चैनल पे, वो एक बार मेरे चैनल पे जाएं, डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, मैंने वहाँ वीडियो डाल रखा है, पिछला वीडियो, ठीक है। तो उस चीज़ को आप देख सकते हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट, ठीक है। अब इसको टाइप्स भी कह सकते हैं या फिर डिफरेंट प्रोसेस भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास दो ही टाइप्स होते हैं, ठीक है। इसमें रिक्रूटमेंट में पहला है इंटरनल, दूसरा है एक्सटर्नल, ठीक है। दो ही टाइप है हमारे पास, ठीक है। अब इसमें देखो सबसे ज़्यादा जरूरी क्या होता है। पहली बात तो आपको ये समझना जरूरी है, मैंने बताया था रिक्रूटमेंट के बारे में, ठीक है, वो जानना जरूरी है। उसके बाद जो इंटरनल और एक्सटर्नल है, वो क्या चीज़ें होती हैं, उसको ज़्यादा जानना जरूरी है, ठीक है। तो अब एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि जो इंटरनल होता है, मैंने यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स लिख रखे हैं इंटरनल और एक्सटर्नल में, ठीक है। तो नाम से ही पता चल रहा होगा कि इंटरनल क्या होता है और एक्सटर्नल क्या होता है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, जो इंटरनल होता है, अब ये सिर्फ अंदरूनी ही चलेगा। इसमें मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, जैसे हमारा है ट्रांसफर। अब रिक्रूटमेंट इंटरनल में कैसे चलेगा, जैसे कि दूसरा एक ऑर्गेनाइजेशन है इसी का, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मेरा भी चैनल है प्रेम सर MBA वाले, ठीक है। इसी का दूसरा एक चैनल है प्रेम सर MBA वाले, सेम चीज़ का, ठीक है। अब क्या करते हैं कि अगर मेरे पास कोई इंप्लॉय है, ठीक है, जो पहले वाले ऑर्गेनाइजेशन में फिट बैठा हुआ है, ठीक है, लेकिन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में कमी हो रही है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे सारा काम कंप्लीट है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ट्रांसफर कर सकते हैं दूसरे वाले ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, क्योंकि वहाँ काम रुका हुआ है, यहाँ पे काम हो चुका है, ठीक है। यानी वही जो आपका सेम एम्प्लॉय होगा, जो अंदर ही जो काम कर रहा होगा आपके ऑर्गेनाइजेशन में, उसी को हम क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। दूसरा है प्रमोशन, ठीक है। जैसे पहले BDA होगा, अगर सेल्स में जाए तो अब बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट होते हैं, ठीक है। पहले BDA होगा, BDA से क्या कर सकते हैं, वो TL बन सकता है, ठीक है, टीम लीडर। फिर उसके बाद प्रमोशन होने के बाद मैनेजर भी बन सकता है। तो जो आपका प्रमोशन होगा आपके परफॉर्मेंस के बेस पे होगा, ठीक है। तीसरा आपका आता है डिमोशन, ठीक है। यानी सेम चीज में अगर अच्छा काम नहीं कर रहे तो उसका डिमोशन भी हो सकता है, ठीक है। तो उसको क्या कर सकते हैं, उसी मतलब सेम ऑर्गेनाइजेशन का ही होगा, और उसी ऑर्गेनाइजेशन में उनका क्या होगा, उनका ट्रांसफर भी होगा, प्रमोशन भी होगा, डिमोशन भी होगा, ठीक है। अब देखो रिटायर्ड एम्प्लॉय, मतलब रिटायर्ड एम्प्लॉय को रिक्रूटमेंट की क्या जरूरत है। देखो कभी कभी होता है कि हमें जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसको जैसे एक अच्छे बंदे की जरूरत होती है, ठीक है। अगर मान लो मैं ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ, मैंने कम से कम 10 या 15 साल ऑर्गेनाइजेशन को दिए, और मेरा टाइम हो गया कि मैं रिटायर हो जाऊंगा, ठीक है। तो मैं रिटायर हो गया, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन से। लेकिन कभी कभी ऑर्गेनाइजेशनों की क्या होती है, नीड होती है, ठीक है। एक्सपीरियंस जो होते हैं उनकी नीड होती है, एक्सपीरियंस बंदे की नीड होती है। तो अगर मैंने 15 साल उस ऑर्गेनाइजेशन में बिताए हैं और उसके बाद रिटायर हुआ हूँ, तो कहीं ना कहीं कंपनी मेरे ऊपर क्या करेगी, ट्रस्ट करेगी, ठीक है। तो एक्सपीरियंस एम्प्लॉय को ही वो क्या करेगी, हायर करेगी। तो जो रिटायर्ड होंगे उनको भी क्या कर सकते हैं, रिक्रूटमेंट कर सकते हैं इंटरनल में, ठीक है। और जो इसका लास्ट आता है वो है रिट्रेंच एम्प्लॉय, ठीक है। अब देखो रिट्रेंच एम्प्लॉय में क्या होता है कि जैसे कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है ना, ले ऑफ कर देती है, ठीक है। यानी बहुत ज़्यादा इसका टर्नओवर नहीं होता है, तो ये अपने एम्प्लॉय को क्या करती है, हटा देती है। तो यहाँ पे अगर कोई एम्प्लॉय को अगर उसने हटाया है, ठीक है, उसको निकाला है ऑर्गेनाइजेशन से, उसके बाद मान लो कि 1 या 2 साल बाद उसका टर्नओवर बढ़ने लगता है, बहुत सारे एम्प्लॉय की जरूरत पड़ती है, तो वो उसी बंदे को हायर करने लग जाता है जिस एम्प्लॉय को उसने निकाला था, ठीक है। तो वहां पे ये भी होता है रिट्रेंच एम्प्लॉय, जिससे कि आप क्या कर सकते हो कि जिनको आपने निकाला था उसको भी आप क्या कर सकते हैं, हायर कर सकते हो, रिक्रूटमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा इंटरनल था, ओके। दूसरा हमारा आता है एक्सटर्नल, ठीक है। अब एक्सटर्नल बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि देखो
ये तो हमारा क्या था, ये हमारा सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस बंदों के लिए था, ठीक है, यानी जो पहले से ही हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी सबसे ज़्यादा अगर जरूरत पड़ेगी तो वो होगी आपकी एक्सटर्नल की, ठीक है, क्योंकि इनके पास क्या है, इनके पास पूरा इंटरनल के पास एक्सपीरियंस है, ठीक है, लेकिन जो एक्सटर्नल है इनके पास एक्सपीरियंस भी होगा प्लस कुछ इसमें आपके फ्रेशर भी होंगे, ठीक है, यानी जिन्होंने कभी काम नहीं किया है, ठीक है। अब एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट कैसे होता है, पहली चीज एडवर्टीजमेंट, ठीक है, यानी अगर आपने एडवर्टीजमेंट दे दिया सोशल मीडिया पर दे दीजिए, ठीक है, या फिर आप अखबार में दे रहे हो तो उसमें दे दीजिए, तो क्या होगा कि एडवर्टीजमेंट के थ्रू क्या होगा, बहुत सारे जो लोग होंगे, ठीक है, या फिर बहुत सारे बंदे होंगे जिनको जॉब की जरूरत होगी, किस पोजीशन की जरूरत है उसको बस आपने एडवर्टीजमेंट में एडवर्टाइज कर दिया, ठीक है। अब वहां से करने के बाद क्या होगा कि आपके पास बहुत सारे फॉर्म जो होंगे अप्लाई होना शुरू हो जाएंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। ये तो हमारा पहला था, ठीक है। दूसरा हमारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ठीक है। अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में क्या चीजें होती हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में अगर आप देखो तो जैसे कि कॉलेज वगैरह है, ठीक है, मान लो कोई कॉलेज है या फिर यूनिवर्सिटी हो, क्या करती है, प्लेसमेंट देती है, ठीक है। तो वहां पे क्या करता है ऑर्गेनाइजेशन कि अपने लोगों को भेजता है रिक्रूटमेंट के लिए, हायर के लिए वहां पे, कि जो टैलेंटेड बंदे हैं, ठीक है, जो फ्रेशर निकल रहे हैं, ठीक है, उनके पास, क्योंकि फ्रेशर के पास अभी मैं आपको बताऊंगा इंटरनल एक्सटर्नल में थोड़ा सा एक छोटा सा डिफरेंट है, ठीक है, तो उस डिफरेंस को मैं बताऊंगा कि क्या चीजें होती हैं। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से यानी जहाँ कॉलेज है वहां पे आप दे सकते हो, वहां पे अपने बंदे भेज सकते हो कि हाँ मुझे इतने बंदों की जरूरत है, और आपने उनका टैलेंट देखा और आपने हायर कर लिया, ठीक है। उसके बाद प्लेसमेंट एजेंसीज, बहुत सारे ऐसे कंसल्टेंट हैं, ठीक है, प्लेसमेंट एजेंसी जैसे हो गया, ठीक है, बहुत सारे ऐसे प्लेसमेंट एजेंसी है जहाँ पे आप दे सकते हो कि हाँ मुझे इतने बंदों की जरूरत है। तो वो प्लेसमेंट एजेंसी क्या करती है कि पहले से ही बंदों को उसने क्या कर रखा है, हायर कर रखा है, ठीक है। पहले से उन बंदों को क्या करेंगे कि उनका इंटरव्यू वगैरह सब कुछ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इनको पहले से पता चल जाता है कि इस कंपनी को इतने एम्प्लॉय की जरूरत है, ठीक है। तो जो प्लेसमेंट एजेंसीज होती हैं, एजेंसी क्या करती हैं कि वो बंदों को हायर कर लेती हैं। कंसल्टेंट आपने सुना होगा, ठीक है, बहुत सारे कंसल्टेंट होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो क्या करती हैं कि बंदों को हायर कर लेती हैं, उसके बाद जो ऑर्गेनाइजेशन की नीड होती है, इतने बंदों की जरूरत है, तो वो वहां से क्या करती है, उनको ट्रांसफर कर देती है कि आप इन बंदों को ले लीजिए, हमने इनको हायर किया है, ठीक है। अब एक आता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, सेम चीज होती है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जैसे प्लेसमेंट एजेंसी है, ठीक है। अब एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में क्या होता है कि जो एम्प्लॉय होते हैं उनका एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है। अगर मान लो कि प्लेसमेंट एजेंसी में बहुत पहले से कोई काम कर रहा है, प्लेसमेंट एजेंसी ने हायर किया फ्रेशर को, ठीक है, तो फ्रेशर को ना लेकर क्या करेंगे, एक्सपीरियंस, अगर वहां पे ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपीरियंस बंदों की जरूरत होगी तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, यहाँ पे एक्सचेंज कर लेगी, ठीक है। और सबसे लास्ट आता है लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। आपने बहुत सारे जो हिंदी में बोलते हैं ठेकेदार, ठीक है, उनको देखा होगा कि उनके पास बहुत सारे लेबर्स होते हैं, वर्कर्स होते हैं, ठीक है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट पे भी देते हैं, ठीक है। कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन मतलब परमानेंट नहीं लेती है, वो कॉन्ट्रैक्ट पे लेती है कि आपको 1 साल या 2 साल आपको यहाँ पे काम करना है, ठीक है, और आपको इतना पैकेज रहेगा, इतना पैसा मिलेगा, ठीक है। तो यही चीजें थी आपकी इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है। 2 चीजें आपके रिक्रूटमेंट में बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको जानना जरूरी है क्योंकि आपके एग्जाम में आ सकता है और आता भी है, ठीक है। और ये चीजें आपको जानना जरूरी है क्योंकि जब भी आप इंटरव्यू में बैठोगे तो आपको ये सारी चीजें पूछी भी जाएंगी, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान रखना, इंटरनल एक्सटर्नल, ठीक है। अब देखो डिफरेंस क्या होता है इंटरनल एक्सटर्नल में, ठीक है। अब देखो छोटा सा माइनर से इसमें डिफरेंस है, सारी चीजें देखो आपको सेम लग रही होंगी क्योंकि आपको हायर ही करना है, रिक्रूटमेंट करना है, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा इसमें जरूरी है इंटरनल में क्या होगा ना कि आपको सबसे एक्सपीरियंस लोग मिलेंगे, ठीक है। आप मतलब नए बंदों को हायर नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एक थोड़ा सा आपको एडवांटेज होगा कि हाँ मतलब एक्सपीरियंस बंदे हैं, आएंगे वही काम अच्छे से करेंगे, ठीक है। लेकिन इससे एक डिसएडवांटेज ये होता है कि इनके पास जो एक्सटर्नल में फ्रेशर आएंगे, ठीक है, जो फ्रेशर आएंगे, कुछ फ्रेशर भी आएंगे, कुछ आपके एक्सपीरियंस बंदे भी आएंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखो कि जो फ्रेशर आएंगे, ठीक है, अभी जो यूथ है अगर वो इंटरव्यू देके आता है तो कहीं ना कहीं उसके पास एक अलग आइडिया होगा, ठीक है, यानी न्यू आइडियाज मिलेंगे आपको जब एक्सटर्नल में आपका क्या होगा, हायरिंग होगा। तो तभी क्या होती है कि कंपनी हर साल फ्रेशर को भी लेती है, ठीक है, हर साल एक्सपीरियंस को भी लेती है, फ्रेशर को भी लेती है, क्योंकि उनके पास कोई ना कोई नई आइडियाज होना जरूरी है, ठीक है। अगर ऑर्गेनाइजेशन के पास अपडेट नहीं मिल रहा है, ठीक है, अगर ऑर्गेनाइजेशन को आप टाइम के साथ अपडेट नहीं कर रहे हो, ठीक है, नए आइडियाज के साथ अपडेट नहीं कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन आगे चल के आपका क्या हो जाएगा, लैक हो जाएगा,
ठीक है। तो यही चीजें होती हैं आपकी इंटरनल और एक्सटर्नल। इसमें आपके एक्सपीरियंस रहेंगे, इसमें आपके दोनों रहेंगे एक्सटर्नल में, ठीक है। क्योंकि एजेंसीज भी क्या करती हैं, आपको देती हैं, कुछ आपके एक्सपीरियंस होते हैं, कुछ आपके फ्रेशर होते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या रहा, आपका डिफरेंस टाइप ऑफ रिक्रूटमेंट। तो यहाँ पे आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, नोट डाउन भी कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आपको सारी चीजें पता चल जाए बाद में भी, ठीक है। अब एक चीज आती है आपकी इसमें, ये तो आपका पूरा क्या था, रिक्रूटमेंट का था कि कितने टाइप्स रिक्रूटमेंट क्या होता है, टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। लेकिन अब सबसे ज्यादा जरूरी है आपका क्या है, एक आता है प्लेसमेंट, ठीक है। क्योंकि बहुत ही छोटा टॉपिक है तो मैं आपको इसमें ही बता देता हूं, ठीक है। तो एक आता है आपका प्लेसमेंट, ठीक है। दूसरा आपका आता है इंडक्शन, ठीक है। आपने सुना भी होगा, अगर आप एमबीए करने जा रहे हो तो आपको ये सारी चीजें पता होनी जरूरी है कि प्लेसमेंट में क्या होता है और इंडक्शन में क्या होता है, ठीक है। एक आपका आता है प्लेसमेंट, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखिए, प्लेसमेंट में होकर क्या है, मैंने आपको क्या बताया कि बहुत सारे जो जैसे एक्सटर्नल में आता है, ठीक है। एक्सटर्नल में क्या होता है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन होता है इंस्टीट्यूट में भेजते हैं अपने एम्प्लॉयज को कि आप उनको हायर करिए, मिडिल लेवल के मैनेजमेंट को भेजते हैं, ठीक है, कि उनको हायर करिए, ठीक है, जो टैलेंटेड बंदे हैं जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम दे सकते हैं इस डेजिग्नेशन के लिए या फिर इस पोस्ट के लिए, ठीक है। तो प्लेसमेंट में क्या होगा कि आपको हायर किया जाएगा, ठीक है। किस बेस पे, पहली चीज तो आपका जो होगा इसमें फ्रेशर भी रह सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज इसमें क्या हो सकता है, गुड कम्युनिकेशन, ठीक है। अब प्लेसमेंट में क्या देखेंगे वो आपके उनको पता है कि हाँ ये लास्ट ईयर इनका चल रहा है, बीटेक हो गया, एमबीए हो गया, ठीक है, लास्ट ईयर चल रहा है, अगर हम प्लेसमेंट लेते हैं तो इनका मतलब रिजल्ट तो रहेगा ही। सबसे अच्छी चीज क्या देखते हैं, आपके कम्युनिकेशन, क्योंकि आपका जो रिजल्ट है वो मायने नहीं रखता है। रिजल्ट आपका क्या मायने रखता है कि हाँ आपके पास डिग्री है, ठीक है। कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, टैलेंट, और जिस पोस्ट के लिए, ठीक है, जिस पोस्ट के लिए आपको हायर किया जा रहा है डेजिग्नेशन के लिए, नो अबाउट द पोस्ट, ठीक है। यानी ये चीजें आपके पास होनी चाहिए जब प्लेसमेंट आपका होगा, ठीक है। क्योंकि सबसे ज्यादा प्लेसमेंट कहां होता है, फ्रेशर से ही होता है, ठीक है, क्योंकि एक्सटर्नल पार्ट है, ठीक है। अगर मान लो कि अगर फ्रेशर को देखो, अभी जो टाइम है ना बहुत ही मतलब चेंज हो गया है, ठीक है। अभी क्या हो रहा है कि मतलब आपके डिग्री के अकॉर्डिंग आपको जॉब नहीं मिल रही है, राइट। क्योंकि बीटेक वाले को सेल्स में घुसा रखा है, ठीक है। जो सेल्स वाले हैं और जो एमबीए करके मार्केटिंग से कर चुके हैं उनको बीटेक आईटी में घुसा रखा है। तो मतलब कहीं ना कहीं ये क्या हो रखा है ना, बिल्कुल चेंज हो रखा है, ठीक है। अभी का जो सिनेरियो है बहुत ज़्यादा चेंजेस है, तो थोड़ा सा आपको इस पर फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। फोकस करके ही आपको चलना पड़ेगा कि मुझे और कैसे प्लेसमेंट लेना है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको सोचना ही पड़ेगा कि अभी जो ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज आ रही हैं कॉलेज में, वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है कि सेल्स वालों को ही हो रहा है, ठीक है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा आपका जो है मार्केटिंग, सेल्स, ठीक है, यही सारी पोस्ट आ रही हैं। और वहाँ से क्या हो रहा है कि कंपनीज बीटेक वालों को भी उठा रही हैं सेल्स में, ठीक है, एमबीए को भी उठा रही हैं। अब एक आप दिमाग लगाइए कि जिस बंदे ने सीएस कर रखा है, आईटी कर रखा है, वो मतलब सेल्स में जाके क्या करेगा, राइट। तो उसको तो आईटी कंपनी में जाना चाहिए, क्योंकि आईटी कंपनी जब क्या कर रही है कि सिर्फ उन्हीं लोगों को हायर कर रही है जिनके पास क्या है, एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अभी थोड़ा सा सिनेरियो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। पहले अच्छा था कि जिससे कि आपको आपने बीटेक किया तो आपको उसी फील्ड में आपको जॉब मिल जाती थी, लेकिन अब नहीं मिल रही है, ठीक है। तो ये प्लेसमेंट में होना चाहिए, ठीक है। यानी प्लेसमेंट वही होता है जिसमें आपका हायरिंग चलती है आपके कॉलेज से या फिर एजेंसी जो भी होती हैं, ठीक है। प्लेसमेंट एजेंसी होती हैं, वो भी क्या करती हैं, आपको हायर करती हैं और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भेज देती है। तो ये आपका प्लेसमेंट होता है, ठीक है। अब एक आपका आता है इसमें इंडक्शन, ठीक है। वो आपको ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि देखो आपको जो रूल्स और रेगुलेशन है उसका पता होना जरूरी है, ठीक है। एक होता है आपका इंडक्शन, ठीक है। अगर राइटिंग समझ में नहीं आ रही होगी तो मैं बोल रहा हूं, उससे आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये जो आपका इंडक्शन होता है, इंडक्शन का मतलब होता है कि आपको चीज़ों के बारे में जानना है, आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे आप अभी कॉलेज में जाते हैं,
जब आप फ्रेशर होते हैं तो आपका एक क्या होता है, इंडक्शन होता है, जिसमें आपको रूल्स और रेगुलेशन बताए जाते हैं, कॉलेज के बारे में बताए जाते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पे बताई जाती हैं, जिससे कि आपको पता चलता है कि हाँ मेरा ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, ठीक है, इसमें क्या काम होता है, कितने वर्कर्स हैं, कितना टर्नओवर है, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपकी बताई जाती हैं, इसलिए इंडक्शन रखा जाता है, ठीक है। जैसे आपका इंटरव्यू होगा ना, तो उस टाइम तो आप कैसे भी गूगल करके थोड़ा बहुत उसके बारे में जानकारी रखते हो, ठीक है, लेकिन जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जब आपका ऑन बोर्डिंग होगा, तो ऑन बोर्डिंग में आपको 1 हफ्ते या फिर 2 हफ्ते जो भी इनका ट्रेनिंग रहता है ऑर्गेनाइजेशन का, वो अपने हिसाब से करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि आपको एक्चुअली में यहाँ पे काम क्या करना है, ठीक है। दूसरी चीज़, यहाँ पे रूल्स और रेगुलेशन क्या है, पॉलिसीज़ क्या है हमारे कंपनीज की, और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट कि इसका टर्नओवर कितना जा रहा है और हमें और कितना आगे ले जाना है, यानी इसका क्या होता है, फोरकास्टिंग भी होती है, इसमें फोरकास्टिंग के बारे में आपको सारी चीज़ें बताई जाती हैं, ठीक है। तो ये हमारा इंडक्शन होता है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, बस चीज़ों को समझना जरूरी है, प्लेसमेंट और इंडक्शन को, ठीक है। बाकी आपको रिक्रूटमेंट को बहुत अच्छे तरीके से समझना है कि जब भी आपका रिक्रूटमेंट होगा तो किस तरीके से होगा, ठीक है। तो ये आज का ये टॉपिक है, ठीक है। जो भी आपको और डाउट्स लगे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो कि आपके क्या डाउट्स हैं, ठीक है। इससे जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि अभी यूपीपी का, उत्तर प्रदेश पुलिस का जो है फॉर्म आने वाला है, भर्ती वैकेंसी आने वाली है, क्योंकि 52,000 समथिंग आ रही है, ठीक है, 52,000। तो उसके बारे में भी अभी मैं सिलेबस के रिगार्डिंग उसके बात करूँगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। फिर उसका भी क्या होगा, आपका एक कैटलॉग बताऊंगा, कैटलॉग्स बनाऊंगा, जिसमें कि आपके क्या होंगे, क्लासेस चलेंगे यूपीपी के, जो उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट हैं, ठीक है, जो भी यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए बेटर हो जाएगा, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, और जो भी आपको डाउट्स लगे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, जो आपके डाउट्स हैं उस डाउट्स को मैं क्लियर कर सकूँ। और इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बहुत सारे लोगों को शेयर करें, जिससे कि उनको पता चले कि क्या चीज़ें यहाँ पे पढ़ाई हो रही है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।